हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका मैटर्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपने केमिस्ट्री के प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था आपका जो मैटर्स है, मैटर्स कैसे कंबाइन होके कंपाउंड और आपका मिक्सचर्स में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो मैटर्स आपका किस केमिकल वे से या किस लॉ से आपका एलिमेंट्स या फिर आपका कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो मैटर्स है, मैटर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चंस कब अराइज हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कब मिला, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज से 1500 BC ईयर्स पहले हमें मिल चुका था। ठीक है, इन द सेंचुरी ऑफ द 500 BC ईयर्स में आपको मिल चुका था इस इंडियन वैदिक साइंस। ठीक है, आचार्य महर्षि कर्ण ने इसको सजेस्ट किया था कि किसी भी पदार्थ का, ठीक है, अगर उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो आपको हम क्या मिलता है, एक परमाणु मिलता है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यही सेम थ्योरी ग्रीक्स वालों की भी थी। उन्होंने एक थ्योरी दी कि आपका कोई मैटर्स है उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे और फर्दर डिवाइड करने पे एक पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट तक के बाद आपका कोई भी मैटर फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और उसका नाम दिया था उन्होंने एटम्स। ठीक है, उनकी लैंग्वेज में एटम्स का जो खुद का नाम था, ठीक है, एटम्स का कि विच कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, जो खुद डिवाइड नहीं हो सकता, यानी डिवाइडेड फर्दर कर लीजिए, फर्दर विच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, जो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि किस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो मैटर्स है वो आपका कंपाउंड में फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही क्यूरियस रहा साइंटिस्ट के माइंड में, और हमें जो उसका आंसर मिला वो मिला आपका इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी और द लेट 18th सेंचुरी। एंटोनियो लेविसो ने एक आपके दो थ्योरी प्रपोज करी जिससे हमें किसी भी मैटर्स को हम कंपाउंड में फॉर्मेशंस करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। उन्होंने दो लॉ दिए। सबसे पहला जो लॉ था, अगर हम बात करें, सबसे पहला जो लॉ था उनका, वो लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने इसमें बताया ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन total mass of the product is always same to their reactant। उन्होंने हमें ये प्रपोज किया। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है किसी प्रोडक्ट का वो हमेशा उसके रिएक्टेंट के इक्वल रहता है आपका। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है। उसके बाद हम इसको समझते हैं कैसे हो रहा है। ये एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको डिस्कस करते हैं। मास है C+O2 = CO2। किसी भी एटम्स का जो मास निकालते हैं वो उसके न्यूट्रॉन, सम ऑफ द न्यूट्रॉन, सम ऑफ द प्रोटॉन या सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन के से बेस पे निकालते हैं हम आपका सम ऑफ प्रोटॉन इक्वल न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके बेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मैटर्स का मास निकाल सकते हैं। तो कार्बन से, कार्बन का जो मास होता है वो आपका 6 होता है। ठीक है, और O2 जो है, खाली O का होता है 16, और हो गया कितना, ये 16 × 2 32, तो टोटल हो गया 32
सॉरी इसका मास है आपका 12, 6 होता है इसका नंबर, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44। ओके, सेम इसकी बात करते हैं। ये है आपका 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा ये 44। सर में आगे बात कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो मास है उसके रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। इसमें प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये प्रोडक्ट होता है और ये आपका रिएक्टेंट होता है। एक और देख लेते हैं, सबसे कॉमन है आपका H2 प्लस O2, H2O, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने में सिखाएंगे आपको। कितना हो जाएगा ये 4, क्योंकि H का कितना 1 होता है, 4 प्लस 2 इंटू 16 यानी 32 प्लस 4 इक्वल टू 36, सेम 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा ये 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो गया आपके पास ये 18 इंटू 2 एंड 36 ग्राम। ठीक है, क्या दोनों का जो मास है वो आपका कितना हो जाएगा 36 ग्राम। और भी इक्वेशन है आप निकाल के देख लीजिएगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन तभी बैलेंस होती है जब उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो आपका हमेशा कैसे हो, आपका इक्वल होगा। ठीक है, आप कितना भी चाहे इसमें क्या हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही होगा। अगर इक्वल नहीं है तो आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस नहीं होगी आपकी। ये पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, अगेन देख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम टू देयर द रिएक्टेंट। ओके, ये से हमने पहली क्वेश्चन ली जिसमें CO2 बन रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं, CO2 बन रहा है, सेम H2 और O2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, आपका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपका H2 फॉर्मेशन हो रहा है आपका। ठीक है, तो दोनों का जो मास है वो आपका सेम है 44, 44, 36 एंड 36। ओके, एक बार देख लीजिए इसको। ओके, देख लिया आपने इसको। हम नेक्स्ट लॉ यूज करते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, इन एनी प्योर कंपाउंड इज मेड अप same element together by fixed proportion of mass। ठीक है, ये कोई भी आपका जो कंपाउंड होगा, ठीक है, कंपाउंड किससे बनता है, आपका एलिमेंट से, और जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन और मास के साथ ही आपके क्या होंगे, कंपाउंड के फॉर्मेशंस करेंगे। अभी इस में नहीं आ रहा होगा, इसमें देखते हैं। आपका पहले जो इक्वेशन ली थी हमने C प्लस O2 इक्वल टू क्या बना था CO2। ओके, CO2, अब देखिए यहाँ पे C प्लस O2 है, C की वैल्यू आपके पास 12 है, O2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास होता है 32। अब इनका हम प्रपोर्शंस निकालेंगे। प्रपोर्शन कैसे आएगा आपका, प्रपोर्शन से है 12/32। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 12, 3 हमने 4 से इसको डिवाइड किया और ये हो गया 8, 3/8, 3/8। इसको समझ दीजिए ज़रा अभी, H2O2 H2O 2H2O कितना हो जाएगा आपका ये 4 और ये हो गया आपके पास 32। ठीक है, इनको हमने फर्दर डिवाइड किया, क्या जाएगा 1/8। जब भी आपका कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशंस होगा
वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास से ही बनेगा। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास से ही आपका बनेगा। कैसे? मान लीजिए आपके पास 3 ग्राम क्या है, आपके पास कार्बन है। ठीक है, 3 ग्राम क्या है आपके पास, कार्बन है। 3 ग्राम कार्बन है और 10 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात? 3 ग्राम कार्बन है और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। अब आपका जो कंपाउंड फॉर्मेशंस होगा वो कैसे होगा, केवल 3 ग्राम तो कार्बन लेगा और 8 ग्राम आपका क्या लेगा, आपका O2 लेगा। ठीक है, जो बाकी 2 ग्राम आपका O2 है वो आपकी क्या रहेगी, अनयूज रहेगी। तो जब भी आपका कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशंस होता है तो इस डेफिनेट लॉ को फॉलो करेगा। आपके पास एक क्वांटिटी कम है और एक क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शंस में ही वेरी करेगी। अगर आपके पास मान लीजिए 3 ग्राम और 8 ग्राम है, ठीक है, 3 ग्राम और 8 ग्राम है, और मान लीजिए आपके पास 3 ग्राम तो आपके पास कार्बन है और आपके पास 50 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है, तो कितना यूज होगा, केवल आपका 8 ग्राम ही ऑक्सीजन यूज होगी एज कंपेयर टू द 3 ग्राम ऑफ कार्बन। बाकी आपके जो 42 ग्राम आपकी ऑक्सीजन से इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। अगर आपको 42 ग्राम ऑक्सीजन को यूज करना है तो आपको कार्बन की जो क्वांटिटी है वो आपको राइज करनी पड़ेगी, और राइज किस प्रपोर्शंस में होगी, वो हमेशा 3/8 के ही प्रपोर्शंस में ही होगी। ये बात हमेशा नोट कर लीजिए, कोई भी आपका जो कंपाउंड है वो उसका फॉर्मेशंस हमेशा एक फिक्स रेशो पे ही होता है। सेम यहाँ पे बात कर लीजिए वाटर के टर्म में, वाटर का अगर जो रेशो आता है वो आपका 1/8 आता है। ठीक है, जो वाटर का रेशो आ रहा है इस कॉल्ड 1/8। तो इसका मीन्स है कि आपका अगर एक मॉलिक्यूल्स आपको H2O का चाहिए तो क्या करना होगा, आपको 1 ग्राम तो आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा और 8 ग्राम आपको मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 8 ग्राम कितना चाहिए होगा, O2 चाहिए होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 0.5 ग्राम आपके पास H2 है तो कितना, केवल ये 4 ग्राम ही क्या लेगा आपका, ये 4 ग्राम ही आपका O2 लेगा। ठीक है, यानी इनका जो प्रपोर्शंस रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस। ओके, आज के लिए कितना ही है आपका, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।